तो बायोटेक्नोलॉजी असेंशियल डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब जो मेडिसिन बनाते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं अपन, एंड बायोलॉजिकल यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, जीएम जीएमओज ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब्स आते हैं, फंजाई आती है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। आई थिंक सो क्लियर इन योर ब्रेन एवरी पॉइंट। तो बायोटेक्नोलॉजी एसेंशियल डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग द जेनेटिकली modified microbes, fungi, plants, and animals. The application of biotechnology include थेरेप्यूटिक्स हैं, जो मेडिसिन की बात कर रहे हैं अपन, डायग्नोस्टिक हैं, जो भी बताया था अभी मैंने आपको, जो भी जैसे ब्लड सैंपल का एग्जामिन करना, यूरिन सैंपल का, सीमन सैंपल का, या अदर बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, है ना, और जो एक्सरे हैं, सोनोग्राफी हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इवन दैट द जिससे कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है उसकी डायग्नोसिस है। तो अल्टीमेटली ये सारी ही बायोटेक्नोलॉजी का ही वर्क है। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड द फूड, प्रोसीड ऑफ द फूड, बायो रेमिडेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आर, कौन कौन से बेटा? नंबर 1, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। देखिए, बेस्ट कैटलिस्ट का मतलब होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब्स एंड प्योर एंजाइम्स। देखो, कोई भी मेडिसिन है उसका यदि हमको एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है, तो किसी न किसी एनिमल पे किया जाता है, और कोई जो माइक्रोब्स हैं उन पर कोई जीन इंट्रोड्यूस करके और उससे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये सारा का सारा जो भी हमको फूड या अदर मेडिसिन हैं, इनका पहले बेस्ट जो एग्जामिनेशन है वो माइक्रोब्स के ऊपर ही किया जाता है। एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है, क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू द एक्ट एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करी थी अपन टेक्नोलॉजी के अंदर, टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले जो क्लासेस थी उसमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आया था। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है जो भी इम्प्योरिटीज हैं उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करके और फाइनली जो है वो मार्केटिंग के लिए उस मेडिसिन का या जो भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, उसको आगे मार्केट में सप्लाई करना और जो कस्टमर है उसके तक पहुंचाने के लायक हो। और उसमें देखो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, भाई ये 12 महीने तक ही अच्छा है, ये 2 साल तक अच्छा है, या 3 साल तक है। तो वो मैक्सिमम उसका वो होता है एक्सपायरी, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होने लग जाती है। इसलिए हर चीज़ पर एक्सपायरी डेट को लिखा जाता है। तो जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ खरीदें तो करीब करीब एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, और बिल्कुल 1 महीना ही बाकी हो तो उसको लेने से फ़ायदा नहीं, कम से कम 6 महीने पहले का ही हमको लेना चाहिए। कभी कभी ये जो मार्केट में है, और सर अभी तो 6 महीने बाकी हैं, है ना, लेकिन वो मैक्सिमम होता है, मतलब वो है ना, जो एक्सपायरी है वो कंपनी वैसे ही उसको ज़्यादा वहाँ से लिखती है और उसका मार्क लगा लेती है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है बेटा, हाँ, मतलब जैसे 2000 अभी 23 चल रहा है, और उसमें मान लो कोई चीज़ दिसंबर 2023 ही है तो उसको लेने से फायदा नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। मान लो वो आपको 2 महीने में खत्म नहीं हुई, और वैसे भी कंपनी वाले मैक्सिमम 2-3 महीने तो आगे बढ़ा करके लिखते हैं। तो इस चीज़ को जरूर देखें। चलिए, फूड प्रोडक्शन कैन बी इनरिच बाय, क्या है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब हम यहाँ एक कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभी ड्रामेटिकली जो बच्चों के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज आई हैं, या उनकी वर्क पावर जो एफिशिएंसी है वो कम हुई है। तो ये सब देखा गया कि जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड के अंदर केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा होती है। नेचुरल ही जो फ्रूट्स वगैरह हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो सभी घरों के अंदर वेजिटेबल्स आती हैं, सभी घरों में फ्रूट्स आते हैं, और जो भी फूड के आइटम हैं। तो अब फिलहाल ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैंने बताया आपको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर,
मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए लैंड एरिया तो फिक्स ही है, मान लो किसी को 1 हेक्टर ज़मीन है और उस 1 हेक्टर की ज़मीन के अंदर जो 10 क्विंटल गेहूँ होते हैं, तो अब इस तरह की स्पीसीज डेवलप की जाए कि भाई लैंड एरिया तो उतना ही है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो डबल किया जा सकता हो। ऐसे सीड कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए गेहूं की एक स्पाइक है, उसके अंदर 50 या 70 ग्रेन्स आते हैं, तो इस तरह की वैरायटी डेवलप की जाए कि जो है वो स्पाइक की लंबाई इतनी हो जाए और उसके अंदर जो है वो सीड 150 से अबव हो जाए, तो एकदम प्रोडक्शन डबल हो गया ना। तो इस तरह की वैरायटीज डेवलप की जाती हैं उनके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करके, तो उसे बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवोल्यूशन बताया था मैंने आपको। ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर 1961 या 62 के बाद जब हमारा इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 65 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी शायद प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक सो दैट वही था ये, तो बड़ा नुकसान हुआ था हिंदुस्तान का हमारे, क्योंकि हम नए नए आज़ादी हुए थे तो हमारा पास ना तो कोई इतने बड़े हथियार थे ना कोई और चीज़ थी, काफ़ी सारी लैंड हमारी एक्वायर भी की गई थी। तो उसके बाद से जो एम एस स्वामीनाथन थे उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, वो आईपीएस भी बन गए। लेकिन उन्होंने आईपीएस छोड़ दिया। यदि वो आईपीएस जॉब में चले जाते तो शायद ये ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आ पाता और हमको वेट करना पड़ता। तो जो वीट है, मेज है और जो मिलेट्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए उस टाइम पर ये ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, क्योंकि हमको खबर ही नहीं पड़ रही थी। हम इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत सारी हमारी जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए, तो वो भी एक कटुताएं चल रही थी, आए दिन झगड़े पट्टे, तो बॉर्डर पे की प्रॉब्लम। अब डेवलपमेंट करें या वो करें, सबसे बड़ी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा, तो एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया गया। एजुकेशन का नंबर तो बहुत बाद में आया, भूल ही गए कि हमको पढ़े लिखे भी होना है। ये तो मान लीजिए आप 71 का जब वापस दोबारा पाकिस्तान से वॉर हुआ, फिर 75 के बाद में अभी भी आप देखो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो भी यहाँ पर हैं, अभी भी लिटरेसी प्रॉपर नहीं है। अभी भी करीब 60% लोग इलिटरेट हैं। खाली साइन करना या कोई किताब पढ़ लेना वो लिटरेसी थोड़ा ना है। मतलब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। और पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई बिजनेस भी करता है तो कम से कम वो एक अच्छा बिजनेस करता है। तो ये लिटरेसी बहुत जरूरी है। अब जाकर के हर जगह पानी, लाइट, जो विलेजेज हैं वहाँ तक रोड ये पहुँच पाए, जो प्रमुख सुविधाएं होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, करप्शन। अब पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, जबकि रहने के लिए तो एक 10 बाई 10 का कमरा ही बहुत होता है, लेकिन जो करप्शन से ब्यूरोक्रेट्स में या पॉलिटिशियन में या जहाँ पर भी, तो उस वजह से मान लो कहीं 1 करोड़ रुपए सेंक्शन होता है तो हम सुनते हैं वहाँ 10 लाख रुपए का काम हुआ। कोई रोड बनता है, पता लगा एक बार से रोड गायब हो गया, मतलब डामर ही प्रॉपर से नहीं लगाया। तो ये बहुत बड़ा, हमारे क्या पेशेंस बहुत ज़्यादा है, जो हम हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानियों में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत खराब है। मतलब कोई गड्ढा हो रहा रोड पर, अपनी कार साइड से निकल गई तो अपन तो बच्चे बोले, पीछे वाला मोटरसाइकिल धम उसमें कूद करके उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया हो, और यार अपने भी लग जाती है यदि अपन साइड से नहीं निकल के आते। तो ये सब कई इवेंट्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन वहाँ कोई 10 50 आदमी खड़े होकर के ये डिमांड नहीं करते या आसपास से कोई मलबा लाकर उस गड्ढे में नहीं डालते कि भाई ये कम से कम भर दिया जाए। तो ये हमारी नेग्लिजेंसी और पेशेंस वाली बात है। ऐसा नहीं, मेरे में अंदर भी यही है कि यार चलो मेरी तो जान छुट्टी, बाकी दूसरा जो चाहे वो करता रहेगा। तो ये एक थोड़ा सा जो नजरिया है उसको बदलना बहुत जरूरी है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन resulted in the increasing the food supply almost the 3 times. Green revolution is the great increase in the production of food grains, especially wheat, राइस और मेज के ऊपर भी ध्यान दिया गया था, लेकिन मेनली व्हीट और राइस थे। इसलिए आप देखो हम गेहूं चावल, और आज प्रेजेंट टाइम देखो क्या सिनेरियो चेंज हुआ है। प्रेजेंट टाइम पर गेहूं चावल ही हमारे दुश्मन हो गए। ये जो ओबिसिटी आई है ना, मोटापा जो बढ़ा है, फिजिकल वर्किंग जो कम हुई है,
कार्बोहाइड्रेट इंटेक मैक्सिमम हुआ है और उस कार्बोहाइड्रेट इंटेक के अकॉर्डिंग फिजिकल वर्क गायब हो गया और अपने आप में हम एक सिंड्रोमिक कंडीशन में आ गए। और इसीलिए हमको आज बहुत सारे डॉक्टर जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, वो यही कहते हैं भाई गेहूं चावल कम खाओ, बाकी दूसरी चीजें जो मोटा अनाज है, मक्का और ज्वार बाजरा, आजकल मिक्स ग्रेन्स और आते हैं, आपको पता होगा मिक्स जो आटा आता है मार्केट में भी आता है, घर पे भी लोग बनाने लग गए, है ना। तो अल्टीमेटली पृथ्वी गोल है, मतलब हम पहले वही खाते थे, वापस वहीं पहुंच गए वापस, है ना। तो ये सब हमको जब उसके ड्रॉबैक्स आते हैं तो पता लगता है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है, रोटी तो सबको मिलनी चाहिए, गरीबी अभी बहुत है देश में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इज द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट राइस, दे रिजल्ट इन द लार्ज पार्ट फ्रॉम द introduction of the new high yielding varieties beginning in the mid 20th century, मतलब मिड 20th सेंचुरी के आसपास इसका बिगनिंग हुआ था। तो हमको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन स्पेशली किसके प्रोडक्शन के लिए किया गया था, व्हीट और राइस, गेहूं और चावल। वेरी गुड। एक क्वेश्चन बनाया यहाँ पर, द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ द एग्रीकल्चर, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ये आपको गाने वाने कहाँ बज रहे हैं। फूड प्रोडक्शन कैन बी इनरिच्ड बाय एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक सो ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है, बायोटेक्नोलॉजी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ग्रीन रिवोल्यूशन is a great increase in the production of the food grain especially। नीलाक्षी चावल खाती नहीं, खाती है क्या? हाँ, ये पूजा करने चली जाती बीच में, पता है तुम्हें? तो ग्रीन रिवोल्यूशन इज अ ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट और राइस हो गया। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इट्स अर्ली ड्रामेटिक सक्सेस वाज मैक्सिको एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले जो मैक्सिकन वैरायटी, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज के नाम है, आपके पास बुक भी होगी तो एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी का जो है ना बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है, उस चैप्टर को आप ओपन करो। ओपन करने के बाद में जो पहला पेज है, उसके बाद में पन्ना पलटो तो सेकंड पेज आ जाएगा। वहाँ पर ये सारी बातें आपको नई नई वैरायटीज हैं, और उसको हाईलाइट भी करना है बेटा, है ना। जो भी फोटोग्राफ बने हुए हैं, फोटोग्राफ के नीचे भी वैरायटी लिखा हुआ है। बीच बीच में फोटोग्राफ सोना लिखा हुआ, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में देखिए आप, है ना। कहीं जया रत्ना लिखा हुआ है। अभी सारी बातें यहाँ पर आएगी, किसी की वैरायटी, यही क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं। तो इट्स अर्ली ड्रामेटिक सक्सेस वाज मैक्सिको एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। The new varieties required large amount of the chemical fertilizers and pesticides to produce a high yield, raising the concern about the cost and potentially harmful environmental effect। तो जो नई वैरायटीज हैं बच्चों, अभी आप देखिए बहुत सारे इंसेक्ट लग जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, तो उनको फिर हम पेस्टिसाइड वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है, और उन्हीं पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। क्लियर है क्या? इसलिए जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स अपन लेकर के आते हैं, उनको बढ़िया से वॉश करना चाहिए पानी से, चाहे खीरा हो, भिंडी हो, गिलकी हो, जो भी हरी सब्जियां हैं मैक्सिमम, या ज़मीन के अंदर से भी जो भी सब्जियां आती है, तो उनको वॉश करके एक बार थोड़ा सा सूखा करके और फिर हम उसको यूज करना चाहिए। मतलब इवन दैट फ्रिज में भी यदि अपन कोई चीज़ रखते हैं तो उसको धो करके सुखा करके रखना चाहिए। जनरली होता क्या है, जल्दीबाजी में मम्मी या कोई भी हो बाजार से आए, वो थैली को ऐसे ऐसे अपन उसमें डाल देते हैं फ्रिज में, हो सकता 3 दिन तक उसका नंबर नहीं आया सब्जी बनने का, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मान लो उसको कोई इन्फेक्शन हो, बाकी सब्जियों को भी खराब कर देगा। तो इस चीज़ को अभी कोरोना काल में हमने देखा, बाहर सब्जियों का धो धो करके छतों में सूखा सूखा करे, गेहूँ को धो कर, है ना, पर वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हिंदुस्तानी है ना, हमारी हैबिट है ये।
तो अब ये जनरल, जब भी आपके ब्रेन के अंदर ये बात आ जाए, कोई भी कर सकता है इस काम को। तो चैप्टर का पढ़ने का मतलब यही नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको अपन सही कर देंगे। इन सब स्टडीज को हम हमारी लाइफ के अंदर भी इंट्रोड्यूस करना है, यही क्वालिटी एजुकेशन है। क्लियर है क्या बच्चों? तो द न्यू वेराइटी रिक्वायर्स a large amount of the chemical fertilizers and the pesticide to produce the high yield। हाई yield का मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमको rising concern about the cost and potentially harmful environmental effect। This demand an alternate pathway that can result the maximum yield from the field, but the chemicals and the fertilizers used in the minimum, the harmful effect on the environmental are reduced। So this demands an alternate pathway that can result in the maximum yield from the field, but the chemical and fertilizers used in the minimum। जो chemicals हैं बेटा, जो fertilizers हैं, उनका minimum use हो ताकि harmful effect environment के अंदर reduce हो जाए। इसके लिए GMOs का मतलब आप समझ गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जीन ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। जीएमओ कैन बी प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल। मतलब प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई एनिमल है। हुज जीन्स हैव बीन अल्टर बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन। इनको जेनेटिकली मैनिपुलेशन करके ही और इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द जीएमओज। तो genetically modified organisms, these organisms are produced by the gene amplification या gene introduced into the crop or in the microbes or plants for the reduce the side effect। So I repeat again that GMO can be plant, bacteria, fungi, animal whose genes have been altered by genetic manipulation।